तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है शटर आइलैंड। फ्रेंड्स, ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी एंड आई मे बी अ लिटिल लेट टू एक्सप्लेन दिस मूवी, बट मुझे स्टोरी काफी अच्छी लगी। सो हैंग ऑन, लेट्स गेट टू द इंट्रो। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम 1954 का समय देखते हैं और बॉस्टन हार्बर नाम की जगह देखते हैं, जहां पर हम एडवर्ड और चक को शटर आइलैंड की तरफ जाते हुए देख पाते हैं। वो दोनों शटर आइलैंड पर एक एशक्लिफ नाम के हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं, जहां पर उन्हें वहां से भागी हुई एक महिला के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होता है। और ऐसा पहली बार हुआ था कि एशक्लिफ से कोई 100 सालों में पहली बार भागा था। दरअसल उस हॉस्पिटल में दिमागी रूप से अस्थिर लोगों को रखा जाता था। वो दोनों वहाँ पर जाकर डॉक्टर कॉली से मिलते हैं, जो कि रेचल के बारे में बताते हैं, जो कि वहाँ से भाग गई थी। वो बताते हैं कि रेचल का हस्बैंड एक सैनिक था जो कि जंग के दौरान मारा गया, जिसकी वजह से रेचल मेंटली अनस्टेबल हो गई और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। पर हद तो तब हो गई जब रेचल ने अपने घर के पास के तालाब में अपने तीनों बच्चों को डुबाकर मार डाला और इसके बाद उसे इस हॉस्पिटल में लाया गया। पर इस हॉस्पिटल में आने के बाद भी उसकी दिमागी हालत नहीं सुधरी। वो इस हॉस्पिटल को अपना घर और यहाँ के पेशेंट्स को अपने बच्चे मानने लगी। अब ये सुनने के बाद एडवर्ड और चक रेचल के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर एडवर्ड रेचल के कमरे को काफी बारीकी से चेक करता है, जहाँ पर उसे एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कैदी नंबर 67। अब एडवर्ड डॉक्टर कॉली से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बोलता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब एडवर्ड वहाँ के पेशेंट्स से और वहाँ पे आसपास काम कर रहे लोगों से रेचल के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसके सवालों का कोई भी सीरियसली जवाब नहीं देता। अब वो दोनों डॉक्टर कॉली के पास वापस आते हैं और डॉक्टर कॉली उन्हें ये बताता है कि रेचल के केस को जो डॉक्टर देख रहा था उसका नाम डॉक्टर सीहान है और वो फिलहाल छुट्टी पर है। अब एडवर्ड डॉक्टर कॉली से सीहान की छुट्टी पर जाने की डेट पूछता है, जो कि ठीक रेचल के गायब होने के एक दिन बाद की थी, जिससे उसका शक डायरेक्टली डॉक्टर सीहान पर जाता है। अब डॉक्टर कॉली उन दोनों को उस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर जेरेमी से मिलाने ले जाता है और वो रास्ते में उन्हें डॉक्टर जेरेमी के बारे में कुछ बातें बताता है, जिससे एडवर्ड को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर जेरेमी एक जर्मन है और क्योंकि उसने जर्मन्स के खिलाफ जंग लड़ी थी इसलिए उसे काफी बुरा लगता है। और वो जब डॉक्टर जेरेमी से मिलता है तो उनसे काफी रूडली बात करता है, जिससे कि डॉक्टर जेरेमी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एडवर्ड को सोते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि उसकी वाइफ जलकर मर रही होती है और एडवर्ड घबराकर उठ जाता है। अब रेचल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने के कारण चक और टेडी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे, पर मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है और वो डिसाइड करते हैं कि तब तक वो दोनों इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेंगे। इस बीच एडवर्ड रेचल के कमरे के बगल में रह रही एक लेडी से पूछताछ करता है और वो उससे किसी एंड्रू के बारे में पूछता है, जिस पर वो महिला किसी एंड्रू नाम के बंदे को जानने से इनकार कर देती है और एडवर्ड की डायरी में कुछ लिखकर वहाँ से चली जाती है। और जब एडवर्ड अपनी डायरी देखता है तो उसमें रन लिखा होता है, जिसका मतलब था वो महिला उसे वहाँ से भागने के लिए बोल रही थी। पर एडवर्ड इस चीज को इग्नोर कर देता है और वो चक से जाकर एंड्रू के बारे में पूछने लगता है और चक उसे ये बताता है कि एंड्रू वही बंदा है जिसने उसके घर में आग लगाई थी और वो ऐसा कई लोगों के साथ कर चुका था। इसके लिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पर उसने पुलिस को ये बताया कि ये सब काम उससे एक आत्मा करवा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने उसे मेंटली अनस्टेबल समझकर इस हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ये जानने के बाद एडवर्ड एंड्रू को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगता है, पर उसके नाम मिलने पर उसे ये लगने लगता है कि इन हॉस्पिटल के मरीजों पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से मिस्टीरियस तरीके से लोग गायब हो रहे हैं। अब इन सब चीजों की सच्चाई के बारे में पता करने के लिए एडवर्ड डॉक्टर कॉली से जाकर मिलता है और वहां जाकर उनसे वो पेशेंट नंबर 67 और एंड्रू के बारे में पूछता है और डॉक्टर कॉली एडवर्ड का जवाब ना देते हुए उसे ये बोलता है कि रेचल मिल चुकी है और वो दोनों यहाँ से मौसम ठीक होते ही जा सकते हैं।
ये जानकर कि रेचल मिल गई है, एडवर्ड हैरान हो जाता है और वो रेचल से मिलने उसके रूम में पहुंच जाता है। अब वो रेचल से काफी सारे सवाल पूछता है जिस पर रेचल किसी का भी जवाब नहीं दे पाती है और एडवर्ड को यकीन हो जाता है कि सच में ही यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसकी वजह से रेचल को कुछ याद नहीं है। अब इसके बाद एडवर्ड हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करता है और वो एक्सप्लोर करते करते हॉस्पिटल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच जाता है। वहाँ एडवर्ड को किसी के मौजूद होने की आहट महसूस होती है और जैसे ही वो उस तरफ मुड़ता है उसे जॉर्ज नाम का बंदा दिखाई देता है और एडवर्ड उसे देखते ही पहचान जाता है। अब एडवर्ड उसे कैसे जानता है इस बात का पता आपको स्टोरी में आगे चल जाएगा। जॉर्ज उसे ये बताता है कि एंड्रू को यहाँ लाने के कुछ ही दिनों बाद उसे यहाँ पर लाया गया था और उस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और अब उस पर एक आखिरी एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला है जिसके बाद वो अपनी सारी पास्ट मेमोरीज को भूल जाएगा। अब एडवर्ड जॉर्ज से एक्सपेरिमेंट वाली जगह के बारे में पूछता है जिस पर वो उसे आइलैंड के बाहर बने एक लाइट हाउस के बारे में बताता है। अब एडवर्ड चक को लेकर उस लाइट हाउस के रास्ते निकल जाता है जहां पर वो रास्ते में चक को ये बताता है कि इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से रेचल उसके कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे पाई थी। ये सुनकर चक हैरान हो जाता है और वो एडवर्ड को डॉक्टर कॉली के पास जाकर इन सब बातों को कन्फ्रंट करने के लिए बोलता है। इस बात पर एडवर्ड उसे मना कर देता है और वो अकेले ही लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। आगे पहुंचकर एडवर्ड ये देखता है कि आगे रास्ता खत्म हो गया है और ये देखकर वो वापस चक के पास जाने लगता है पर चक उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र नीचे समुद्र की तरफ जाती है जहाँ से वो चक को नीचे गिरकर मरा हुआ दिखाई देता है। अब एडवर्ड वहाँ से नीचे उतरकर चक को देखने जाता है कि तभी वो वहाँ पर पहुंचकर देखता है कि समुद्र की लहरें चक की बॉडी को बहाकर ले जाती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से एडवर्ड काफ़ी दुखी हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि ज़रूर डॉक्टर कॉली और डॉक्टर जेरमी ने ही चक को मरवाया है और वो अब मुझे भी मरवाएंगे। इसके बाद एडवर्ड ऊपर चढ़ने लगता है और जहाँ पर उसे बीच में ही एक गुफा दिखाई देती है जहाँ से कुछ रोशनी आ रही थी और कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। अब एडवर्ड बिना सोचे समझे उस गुफा में चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक लेडी है और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि रेचल थी और वो उसे ये बताती है कि वहाँ पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो वहाँ से भाग गई थी। और इससे एडवर्ड को ये समझ में आता है कि जो लेडी हॉस्पिटल में थी वो रेचल होने का नाटक कर रही थी। रेचल उसे ये बताती है कि वो उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी और वो याददाश्त मिटाने वाले एक्सपेरिमेंट के सख्त खिलाफ थी जिससे कि वो लोग उसे ही पागल साबित करके उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। और रेचल उसे ये बोलती है कि इसी वजह से वो वहाँ से भाग आई और तब से यहीं पर रह रही है, जिस पर एडवर्ड उसे ये दिलासा दिलाता है कि वो सब ठीक कर देगा और इसके बाद वो रेचल को यहाँ से ले जाएगा। इसके बाद एडवर्ड वहाँ से निकलकर सीधे लाइट हाउस की तरफ जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे डॉक्टर कॉली दिखाई देते हैं जो कि शॉकिंगली उसी का इंतजार कर रहे थे। एडवर्ड डॉक्टर कॉली को ही अपने दोस्त चक की मौत का जिम्मेदार बताता है। और दोस्तों इसके बाद ही इस पूरी मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेड पार्ट आता है, क्योंकि डॉक्टर कॉली व्हाइट बोर्ड पर लिखे कुछ नामों को देखकर एडवर्ड से ये बोलता है कि उसका असली नाम एडवर्ड नहीं बल्कि एंड्रू है और रेचल का भी असली नाम डॉलरेस है जो कि उसी की वाइफ है। और वो उसे ये भी बताता है कि उसके रूम में जो पेपर मिला था जिस पे पेशेंट नंबर 67 लिखा हुआ था वो भी कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। इससे हमें ये पता चलता है कि एंड्रू की वाइफ डॉलरेस किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और क्योंकि एंड्रू जंग में था तो उसने अपनी इस बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताया और इसी वजह से उसकी बीमारी और वर्स्ट होती गई और इसी वजह से उसने अपने 3 बच्चों को पास के ही तालाब में डुबाकर मार डाला। ये पता चलने के बाद एंड्रू ने अपनी वाइफ को गुस्से में गोली मार दी जिसके बाद उसका भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल
लाया गया। ये सब सुनने के बाद एडवर्ड को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है और वो उसे फ्रॉड और लायर बुलाता है। जिसके बाद अपनी बात को प्रूव करने के लिए डॉक्टर कॉली उसे हॉस्पिटल के कुछ डॉक्यूमेंट्स और उसके एडमिशन की डेट दिखाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि एंड्रयू 3 साल से इसी हॉस्पिटल में है। ये सब देखने के बाद भी एडवर्ड को, जो कि एक्चुअली में एंड्रयू था, उसे इस बात का भरोसा नहीं होता और फाइनली डॉक्टर कॉली डॉक्टर सीहैन को बुलाते हैं, जो कि एक्चुअली में चक था और हाँ, वो अभी भी जिंदा था। इसके बाद डॉक्टर सीहैन भी एंड्रयू को उसके पास्ट के बारे में याद दिलाने लगता है और वो उसे ये बताता है कि कैसे वो यहाँ पर एडमिट हुआ और कैसे उसका केस डॉक्टर सीहैन को मिला। ये सब सुनने के बाद भी एंड्रयू को कुछ भी याद नहीं आता और वो गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर डॉक्टर कॉली पर गोली चला देता है और उसे ऐसा फील होता है कि गोली डॉक्टर कॉली को लग गई है, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बस उसका वहम होता है। और अब तक हमने एंड्रयू को जितना भी एडवर्ड के रूप में देखा है, वो सब एंड्रयू का एक वहम ही था। और यही कारण था कि एंड्रयू जब हॉस्पिटल में रेचल के बारे में मरीजों से पूछताछ कर रहा था तो कोई भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा था या उसे कोई भी सीरियसली जवाब नहीं दे रहा था। और इसी सब के साथ चक का मरना, रेचल का गुफे में मिलना, ये सब एंड्रयू का एक वहम था, क्योंकि ये सब एक्चुअली में कुछ हुआ ही नहीं था और एंड्रयू ने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बसा ली थी। इतना सब होने के बाद भी एंड्रयू उन दोनों की बातों को मानने से इनकार कर देता है, जिस पर डॉक्टर सीहैन उसे उसके कमरे में लेकर जाते हैं, जो कि कमरा नंबर 67 था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉली जब एंड्रयू से मिलने जाते हैं तो वो उसे उसके पास्ट के बारे में काफी सारी बातें बताने लगते हैं और इससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर कॉली काफी अच्छे डॉक्टर हैं, जो कि अपने पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं और वो ये ट्राई कर रहे थे कि उनके पेशेंट्स बिना किसी मशीनों के ठीक हो जाए, जिससे कि उनकी सफरिंग कम हो सके। जिसके बाद एंड्रयू को धीरे धीरे उसका पास्ट याद आने लगता है और वो धीरे धीरे हॉस्पिटल को भी पहचानने लगता है और यही कारण था कि उसने जॉर्ज को पहचान लिया था, क्योंकि वो काफी समय से यहाँ रह रहा था। अब ये देखकर कि एंड्रयू की याददाश्त 7 महीनों बाद वापस आ गई है, डॉक्टर कॉली काफी खुश होते हैं, जिससे कि एंड्रयू काफी लोगों को पहचानने लगा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एंड्रयू एक जगह पर अकेला बैठा हुआ था और वहाँ पर डॉक्टर सीहैन आते हैं और उसे देखकर एंड्रयू फिर से उसे चक बुलाता है और एंड्रयू फिर से डॉक्टर सीहैन से वहाँ से भागने के लिए बोलता है। ये सुनकर डॉक्टर सीहैन काफी उदास हो जाता है और वो डॉक्टर कॉली के पास जाता है और वो एंड्रयू की पास्ट मेमोरीज को डिलीट करने के लिए बोलता है, जिससे कि वो अपनी पास्ट मेमोरीज को भूलकर एक अच्छी जिंदगी जी सके। इस पर डॉक्टर कॉली काफी सैड होते हुए एंड्रयू की याददाश्त मिटाने का आदेश दे देते हैं और हम देखते हैं कि एंड्रयू को कुछ लोग ले जाने लगते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर सीहैन के पास आकर ये बोलता है कि पूरी जिंदगी अपने गुनाहों के साथ जीने से अच्छा है कि वो अपनी नई मेमोरीज के साथ मरना पसंद करेगा। इसके बाद एंड्रयू वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर सीहैन काफी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ जाता है कि एंड्रयू सिर्फ अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रहा था और उसे सब कुछ याद था, क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को मिटाना चाहता था और इसीलिए उसने ये नाटक किया। और इसी सैड और कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल फियर बज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।